नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई सीटें शामिल हैं। मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद अभियान के तहत बूथ स्तर पर महिलाओं से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके सुझाव भी सुनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। केवटी, जाले और ओराई विधानसभा सीट के एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अमित शाह चकिया के गांधी मैदान और रामपुरवा में भी चुनावी जनसभा करेंगे और जन समर्थन मांगेंगे। बिहार में बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह मुंगेर में आज सम्राट चौधरी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अब से थोड़ी देर में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भोजपुर जिले के दौलतपुर खेल मैदान में जनसभा करेंगे और बड़हारा विधानसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। दोपहर बाद गयाजी में नड्डा का रोड शो होगा। बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव की आज सुबह कई चुनावी वायदे किए। आज बिहार में उनकी कई जनसभाएं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह है। सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने लालू परिवार पर हमला बोला है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार विश्वास में नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास में है, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे तो उनके पक्ष में आने नहीं वाले हैं। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाबी प्रतिक्रिया दी जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन सभी दल अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचना चाहते हैं। आज राहुल गांधी औरंगाबाद और कुटुंबा में रैली करेंगे। जन स्वराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर आज आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए रोड शो करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अररिया, जोकीहाट और ठाकुरगंज विधानसभा की सीटों पर 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत एनडीए सरकार ने बिहार की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, जिसे एनडीए के चुनाव में जीतने के बाद 2 लाख किया जाएगा। निर्वाचन आयोग आज एसआईआर अभियान का दूसरा चरण शुरू कर रहा है। इसमें 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार गणना चरण से ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। एसआईआर के इस नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। इनमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक अजय यादव को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। अजय यादव ने खुद को बिहार के आरा का निवासी बताकर बिहार चुनाव प्रचार के लिए रवि किशन को धमकी दी थी। जांच में पता चला है कि अजय वास्तव में पंजाब के लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। उसने खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक बताते हुए फोन पर सांसद रवि किशन को गोली मारने की धमकी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बिहार के मधुबनी के मिथिला हाट में रात्रि भोज में पारंपरिक मिथिला भोजन खाया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। बिहार के लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार के तहत बिहार ने कैसे प्रगति की है।
भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ नहीं है या हिंदी नहीं समझते, जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन के सीएम फेस अपने ही भाई तेजस्वी यादव को बच्चा बता दिया। कहा, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। एलजेपी रामविलास के नेता अरुण भारती ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता पाने के लिए शिकारी बन गए हैं और किसी तरह सत्ता पाने के लिए जनता को तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है। नए नियम के तहत हवाई यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द करने या संशोधित करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही तेजी से रिफंड देने का प्रावधान भी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वे कैंची धाम स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। स्वच्छता विशेष अभियान 5.0 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर बताया कि यह अभियान स्वच्छता के नए मानक स्थापित करने वाला सबसे बड़ा अभियान रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कबाड़ के निपटान से 2021 से अब तक 4085 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जितेंद्र सिंह ने देश में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया आज से 6 नवंबर तक दोहा में सामाजिक विकास पर दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कल 5 नवंबर को नीति आयोग कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श हिमालय महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से सुकून देने वाला है। राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 17वें गिरहा समिट का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय समिट का विषय जलवायु टिकाऊ विश्व के लिए कार्य करने हेतु नवाचार है। भारत ने यूनेस्को की 43वीं आम सभा में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। भारत ने SDG 4 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए शिक्षकों के सम्मान और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। भारत ने यूनेस्को की 43वीं आम सभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, PM श्री स्कूल्स और स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलों की उपलब्धियों पर भी बात की। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने रोमानिया में आर्थिक सहयोग के लिए भारत रोमानिया संयुक्त समिति की 19वीं बैठक में भाग लिया। बैठक में फैसला हुआ कि रोमानिया हर साल 30,000 भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर देगा। भारत ने तिमोर लेस्ते में रेबीज प्रकोप से निपटने के लिए 10,000 खुराक रेबीज वैक्सीन और 2,000 शीशियां रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की तत्काल खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत वैश्विक दक्षिण के लिए एक विश्वसनीय स्वास्थ्य भागीदार और संकट के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। इन चुनावों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव जैसे 4 प्रमुख पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस साल वामपंथी गठबंधन, ABVP, NSUI और अन्य छात्र संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव में मतदान का पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतदान खत्म होने के बाद रात 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जम्मू राजौरी पुंछ राजमार्ग पर राजौरी के ठंडी कसी में एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में लगभग 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों के अनुसार बस क्षमता से अधिक भरी हुई थी और आरोप है कि दुर्घटना के समय कंडक्टर ही बस चला रहा था। और अब सीधा रुख करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों में। इस समय ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राघोपुर में हैं। कॉलेज की संख्या बिहार में कितनी बढ़ी है, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है।
जब जब आज आरजेडी आती है वह कहती है अरे भाई इस बार हमारी सरकार बना दो, हम तुमको, तुम्हारे बेटे को, घर वाले को, घर वालियों को नौकरी दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों को उन लोगों ने नौकरी दिया है अपने 15 वर्षों की हुकूमत में? और अब वो वादा क्या कर रहे हैं कि हर राघोपुर बिहार से इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को होना है और इसके लिए आज जो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक्सप्रेस 100 पर रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया। गुवाहाटी के NEDFI हाउस में संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि अगले 5 महीनों में 7 मिशन को अंजाम देने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इनमें गगनयान के तहत पहला मानव रहित मिशन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवा फतेहपुर मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर से भीषण दुर्घटना हुई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। कल 5 नवंबर को गंगा तट पर भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी। इसके लिए वाराणसी के गंगा घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो में लगे सीसीटीवी कैमरों के संदर्भ में फैली गलत खबरों का खंडन किया है। डीएमआरसी ने कहा कि सभी ट्रेनों को सेवा में शामिल किए जाने के पहले निरीक्षण से गुजारा जाता है। अगर कोई भी सीसीटीवी कैमरा खराब होता है तो उसकी मरम्मत की जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज के साथ बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसे मौसम की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों में पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तिगरी मेला 2025 का आयोजन किया गया। ये मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे देखने हजारों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ लोक संगीत, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रवासी परिचय 2025 के समापन पर भारतीय दूतावास ने गीता महोत्सव अ म्यूजिकल का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में वैदेही नृत्य विद्यालय की छात्राओं ने नृत्य और संगीत के माध्यम से भगवत गीता का संदेश सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक सेक्टर्स में बिकवाली देखी गई। वहीं फार्मा, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में भी खरीदारी दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 8 दिसंबर 2025 को F&O सेगमेंट के लिए प्री ओपन सत्र शुरू करने की घोषणा की है। मूल्य निर्धारण को बेहतर बनाना और F&O में बाजार की सुगम शुरुआत सुनिश्चित करना है उद्देश्य। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के अध्यक्ष SC रलहन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए एक पोस्ट किया। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की ऊर्जा यात्रा एक नए युग में प्रवेश कर रही है। कृषि भारत की लगभग आधी आबादी को प्राथमिक आजीविका प्रदान कर रही है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 18% हो गया है। संचार लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता ने दिल्ली सर्कल पेंशन अभियान का शुभारंभ किया। पेंशनभोगी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 100% डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने पर दिया जोर। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पेंशनभोगियों को उनकी सुविधा अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए समझौता है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र चौथे चरण अभियान के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित मेगा पेंशनर्स कैंप का किया उद्घाटन। मेगा पेंशनर्स कैंप के दौरान 500 से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए। पेंशन भोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण पर अपार संतुष्टि व्यक्त की। केरल कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला। गर्ग को 3 दशकों से अधिक के विविध प्रशासनिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक योजना, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता प्राप्त है। रेल मंत्रालय ने महीने भर चलने वाले विशेष अभियान 5.0 में भाग लिया। इसके तहत लोक शिकायतों, वीआईपी संदर्भों और लंबित मामलों के निपटान में 100% लक्ष्य हासिल किया। रेल मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के तहत रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों और कार्यस्थलों पर 84,184 स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें 6.06 लाख वर्ग फुट जगह मुक्त हुई और कबाड़ निपटान के माध्यम से 570 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। नीति आयोग ने कृषि की पुनर्कल्पना अग्रणी प्रौद्योगिकी पर आधारित परिवर्तन के लिए एक रोड मैप को किया जारी। ये रोडमैप भारत के विविध कृषि परिदृश्य में उत्पादकता, स्थिरता और आय बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों, डिजिटल ट्विन्स, सटीक कृषि, एजेंटिक एआई और उन्नत मशीनीकरण सहित अग्रणी तकनीकों का उपयोग करने हेतु एक रणनीतिक दृष्टिकोण पेश करता है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने ऑडिट प्रैक्टिस टूल किट जारी करना शुरू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑडिट में लगे छोटे और मझौले प्रैक्टिशनर्स को सहायता प्रदान करना है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्मार्टफोन मार्केट ने इस वर्ष सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर वॉल्यूम को लेकर 5% और वैल्यू को लेकर 18% की वृद्धि दर्ज की। केरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट में उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2028 तक भारत की सोलर कैपेसिटी लगभग 216 गीगावाट के आंकड़े तक पहुंच जाएगी, जो कि 3.5 बिलियन यूनिट बिजली जनरेट करेगी। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल डील मेकिंग अनिश्चितता के दौर के मुताबिक खुद को ढाल रही है। वहीं दूसरी ओर भारत का M&A परिदृश्य लगातार मजबूती का प्रदर्शन कर रहा है। स्टार्टअप फाउंडर को वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर मिली नॉन वेज बिरयानी, पोस्ट वायरल, स्विगी और बहरोज की बड़ी मुश्किलें। अदानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। जुलाई सितंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 364% बढ़कर 2,302.3 करोड़ रुपए का हो गया है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 496.5 करोड़ रुपए था। अमेरिका में सरकारी शटडाउन 35वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच वित्त पोषण पर गतिरोध अब भी बरकरार है। शटडाउन से लाखों सरकारी कर्मचारी वेतन से वंचित हैं और गरीबों की खाद्य सहायता रोक दी गई है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने डेमोक्रेट्स को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने ट्रंप की नीतियों को इन हालातों का जिम्मेदार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जीत जाते हैं तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए संघीय निधियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। जोहरान ममदानी ने भी ट्रंप पर पलटवार किया। उन्होंने अपनी अंतिम चुनावी रैली में ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वो उनकी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्वोमो ने मैनहट्टन के वॉशिंगटन हाइट्स में मेयर पद के लिए अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी।
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित माली पर अलकायदा के आतंकवादियों ने मौका देकर राजधानी बमाको को घेर लिया। उन्होंने राजधानी में ईंधन की सप्लाई रोक दी है। गिनी के जुंटा नेता मामाडी डोमोया ने 28 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए अपना नाम आगे रखा है, जिससे वे अगले 5 वर्षों तक सत्ता में बने रह सकते हैं। पेरू ने मेक्सिको के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। इसकी घोषणा पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डी जेला ने की। पेरू के विदेश मंत्री का आरोप है कि मेक्सिको के दूतावास में पेरू की पूर्व प्रधानमंत्री बेट्सी चावेज छिपी हुई हैं। पेरू ने मेक्सिको से अनुरोध किया था कि उन्हें शरण ना दी जाए, लेकिन मेक्सिको ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके साथ ही मेक्सिको के पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों ने बार बार पेरू के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। रूस और यूक्रेन संघर्ष अभी भी जारी है। रूस ने जानकारी दी है कि उसके सैनिक अब पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोवस्क से आगे बढ़ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर उसके सैनिक पोक्रोवस्क के रेलवे स्टेशन और औद्योगिक क्षेत्र के पास घिरे हुए यूक्रेनी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद के बाहर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए न्याय, गिरफ्तार साथियों की रिहाई और जल्द चुनाव की मांग की। इटली के रोम में पुराने टावर का हिस्सा गिरने से फंसे एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर को लगभग 12 घंटे बाद मलबे से बाहर निकाला गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, जब दमकल कर्मी हवाई सीढ़ियों से इमारत पर कुछ काम कर रहे थे, अचानक भर भराकर इमारत का हिस्सा धूल बन गया। फ्रांसीसी सेना का जहाज मानवीय सहायता लेकर तूफान प्रभावित जमैका पहुंचा। अमेरिकी एक्सक्यूवेदर ने पश्चिमी कैरिबियन में मेलिसा तूफान से करीब 48 से 52 बिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया है। सोमवार को अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ के पास 6.3 तीव्रता के भूकंप से जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में प्रभावित लोगों के लिए भारत की तरफ से मदद भेजी जा रही है। ट्रकों में भरकर खाद्य सामग्री और दवाइयां अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव एकता, करुणा और आध्यात्मिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। महोत्सव के दौरान भूटान की पारंपरिक संस्कृति, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों से माहौल और भी आध्यात्मिक हो गया है। बौद्ध भिक्षु मंत्रोच्चार और ध्यान के जरिए विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फैसला किया है कि भारतीय महिला लीग 2 चरणों में खेली जाएगी। पहला चरण 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने आज महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया। भारत की ओर से इसमें 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज और शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र की रहने वाली रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने विश्व कप विजेता हरमनप्रीत, अमनजोत और कोच मुनीश बाली के लिए कैश प्राइज की घोषणा की। भारत के एसएल नारायण ने पेरू के स्टीवन रोजास को हराकर शतरंज विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। वे टाई ब्रेकर के जरिए राउंड ऑफ 128 में पहुंचने वाले पहले गैर वरीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11-11 लाख रुपए, जबकि फील्डिंग कोच मुनीश बाली को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सूरत के ज्वेलर्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनने पर चांदी का बैट और स्टंप्स भेंट करने की घोषणा की। इसका कुल वजन 3818 ग्राम है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश भर के 550 से ज्यादा जिलों में कार्यक्रम आयोजित होने की घोषणा की। और महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में जीत की बधाई देते हुए सुखविंदर टिंकू ने कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ी भी पुरुष टीम की तरह प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही है।
इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।